हेलो एंड वेलकम टू द वीएम मैनेजमेंट क्लासेस प्रेजेंटेड बाय दामिनी। जैसा कि आप जानते हैं हमने यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट शुरू करा डेट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स। हम उसका पहला चैप्टर कर रहे हैं थियरी ऑफ डिमांड। आज हम उसी चैप्टर का एक नया टॉपिक करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। Now let's talk about the law of demand, its meaning and assumptions. Now let's talk about the law of demand. तो लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या कहता है कि इसके थ्रू हमें डिमांड और प्राइस के बीच का रिलेशन पता लगता है। वी नो डैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशन इन प्राइस, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड एग्जैक्टली हमें बताता है कि अगर आपके जो भी आप प्रोडक्ट लेने जा रहे हो उस प्रोडक्ट के प्राइसेस में चेंज आएगा तभी आपकी डिमांड में चेंज आएगा, अदरवाइज आपकी डिमांड चेंज नहीं होगी। इट मीन्स डिमांड के जितने और भी फंक्शंस हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, वो सारे के सारे एज इट इज कांस्टेंट रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो भी आप सामान लेने जा रहे हो या जो भी आप कमोडिटी लेने जा रहे हो उसके प्राइसेस में चेंज आएगा तभी आपकी डिमांड में एक फ्लक्चुएशन दिखाई देगी, अदरवाइज नहीं दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम एक्टिवा खरीदने के लिए जा रहे हैं, एक्टिवा परचेज करने के लिए जा रहे हैं, तो एक्टिवा के ही प्राइसेस में चेंज आना चाहिए, तभी एक्टिवा की डिमांड पे फर्क पड़ेगा। अगर मैं ये बोलूं कि मैं खरीदने तो एक्टिवा जा रही हूँ लेकिन प्राइसेस में चेंज आ रहा है कार की, ऑल्टो कार की, तो उससे मुझे लेना देना ही नहीं, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ एक्टिवा खरीदना है। अगर एक्टिवा के प्राइसेस में चेंज आएगा तो मेरी डिमांड चेंज होगी, अदरवाइज मेरी डिमांड नहीं चेंज होगी। सो द लॉ भी हमें यही कहता है कि आप जो सामान खरीदने जा रहे हैं उसी के प्राइसेस में चेंज आने से आपकी डिमांड में आपको बदलाव दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। We know that there is a inverse relation between price and demand. दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। अगर प्राइस ज़्यादा है तो आपकी डिमांड कम रहती है और अगर प्राइस कम है तो आपकी डिमांड ज़्यादा रहती है। इस सबका रिलेशन ऑफ हमने लास्ट अपनी वीडियो थ्योरी ऑफ डिमांड में पढ़ चुके हैं। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ पहले उसे वीडियो को देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिससे कि आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा कि एग्जैक्ट थ्योरी ऑफ डिमांड, स्टार्टिंग ऑफ डिमांड होता कैसे है। ठीक है, तो चलिए लॉ ऑफ डिमांड पर आते हैं। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, डिमांड फॉर द गुड्स एक्सटेंड विद द फॉल्स इन इट्स ओन प्राइस एंड कॉन्ट्रास्ट विद द राइज इन इट्स ओन प्राइस। ना अदर वर्ड्स, there is a inverse relation between own price of commodity and its quantity demanded. Law of demand may be explained with the help of this formula. अभी यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, that is dx is equals to f which is a function of px. अभी dx और px का मतलब यहाँ पे जो x है ना उससे हमें ये पता लगता है कि डिमांड भी x कमोडिटी की हो रही है और प्राइस भी x कमोडिटी का ही चेंज होगा। जो बाकी के सारे फंक्शंस है पी आर वाई टी ई, इन सबको हम वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करेंगे। पी आर का मतलब हुआ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई का मतलब हुआ इनकम ऑफ कंज्यूमर, टी का मतलब हुआ टेस्ट एंड ई का मतलब हुआ एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी में चेंज आने से आपकी डिमांड में आपको फर्क दिखाई देगा, अदरवाइज बाकी जितने भी फंक्शन है पी आर वाई टी ई उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो कांस्टेंट रहेंगे। ऐसा हमें लॉ ऑफ डिमांड से पता लगता है। जैसा कि मैं अभी अभी आपको समझा कर आई हूँ कि लॉ ऑफ डिमांड में हम डिमांड और प्राइस के रिलेशन की जानकारी ले पाते हैं। हमें पता लगता है कि प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन क्या है, राइट। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, ये हम जानते हैं। अब इसी रिलेशन को हमने यहाँ पे एक डायग्राम के फॉर्म से मैंने आपको समझाने की कोशिश करूंगी। सो एज यू कैन सी कि जैसे ही हमारा प्राइस अप जा रहा है हमारी डिमांड जो है वो कम होती जा रही है। जैसे ही प्राइस अब आपका कम होगा आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे आप नॉर्मल सी एग्जांपल ले सकते हो। आप जब भी कोई कमोडिटी खरीदने जाते हो ना, अगर एक आप कहते हो कि रैशनल कंज्यूमर है, तो जो रैशनल कंज्यूमर होता है उसका मेन मोटिव ही यही होता है कि भाई कम से कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अपने घर पे लेकर आ सके। ये तभी होगा जब आपके प्राइसेस कम होंगे, तब आप डिमांड ज़्यादा करते हैं, और जैसे उसका प्राइस बढ़ जाता है यू जस्ट चेंज योर डिमांड।
आप उस चीज़ की डिमांड कम कर दोगे और कुछ और लेने का सोच सकते हो. So there is an inverse relation. When the prices are high, the demand is low. When the prices are low, demand is high. So I hope कि इस फॉर्म से आपको अच्छे समझ आ सके. Whenever the question comes in your paper, तो try to be explain your relation of price and demand with the help of these arrows. ये आप प्लीज़ बनाकर आएँ, क्योंकि इससे मैम को क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपको ऑलरेडी एग्जाम आता है, ज़्यादा डेप्थ में उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Now law of demand, एक definition and assumption हम यहाँ पढ़ते हैं. So one of definition of Marshall is law of demand states that amount demanded increase with the falls in price and diminishes when the price are increased. So other things being equal, बाकी सारे जितने भी functions of demand है, चाहे PR है, चाहे income है, taste है, expectation, price of related one, सारे के सारे कांस्टेंट हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, वो इक्वलाइज्ड हैं. सिर्फ और सिर्फ जो आप सामान खरीदने जा रहे हो उसके प्राइस में चेंजेस आने से आपकी डिमांड यहाँ पे चेंज हो रही है, यही बात तो हमें बताना चाहते हैं. देर आर सम एजम्पशन. देखो जब भी कोई लॉ बनता है ना तो कुछ ना कुछ एज्यूम कर कर ही बनता है, तो हर लॉ के पीछे कोई ना कोई आपको एजम्पशंस दिखाई ही देंगी. हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में जितने भी लॉज पढ़ेंगे सबकी कुछ एजम्पशंस आएंगी, एंड ट्राई टू बी लर्न दिस एग्जाम्पशन एज इट इज. तो आपने बस एग्जाम्पशन को ऐसे ही याद करना है, और ऐसे ही अगर आप एग्जाम में भी लिख कर आएंगे ना आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर्स मिल पाएंगे. सो देर आर सम एग्जाम्पशन. देयर शुड बी अ नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड एसेज, अगर हम टी एंड कॉफी की बात करें, कॉम्पिटिटिव हो जाए या कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए या सब्सिट्यूट हो जाए, तो हम यहाँ पे सब्सिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आगे जाकर हम सब पढ़ेंगे होते क्या है और इनके बीच का रिलेशन क्या होता है. बट नाउ द थिंग इज कि जो आप सामान लेके आ रहे हैं उसी के प्राइसेस में चेंज आने से डिमांड चेंज होगी. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मैं एक्टिवा खरीदने जा रही हूँ और ऑल्टो कार में की प्राइसेस में चेंज आ रहे हैं तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ मेरी एक्टिवा खरीदने पर है, ऑल्टो कार से मुझे लेना देना नहीं है. ठीक है ना. सो देयर शुड बी अ नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. देयर शुड बी अ नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर. जो हमारी इनकम है वो भी कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे. दिस इज सेट बाय द लॉ ऑफ डिमांड. टेस्ट और प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, मेरा टेस्ट भी चेंज नहीं हो रहा, जैसा पहले है वैसा अभी है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा. वेल्थ ऑफ द कंज्यूमर इज नॉट चेंज, तो यहाँ पे कोई मेरी वेल्थ भी चेंज नहीं हो रही, वो भी इक्वलाइज्ड है. कंज्यूमर डज नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर. आने वाले टाइम में प्राइस चेंज होगा नहीं होगा इस बात की मुझे कोई टेंशन नहीं है. मैं सिर्फ और सिर्फ अभी करंट पोजीशन के बारे में सोचना चाह रही हूँ. जो लेने जाऊंगी उस पर फोकस करूंगी, उसके प्राइसेस पे फोकस करूंगी, जस्ट टू बी कंज्यूम इट. तो मेरा सिर्फ इतना ही अपनी कमोडिटी से लेना देना है. सो दिस इज सेट बाय द लॉ ऑफ डिमांड. आई थिंक कि आपको ये लॉ ऑफ डिमांड अच्छे से समझ आ गया. आपको सिर्फ मैं एक छोटा सा क्रक्स देती हूँ कि लॉ ऑफ डिमांड का मेन मतलब ही यही है कि आप जो सामान लेने जा रहे हो उसी के प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड पे इफेक्शन दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा. बाकी सारे फंक्शन जो है वो कांस्टेंट ही रहेंगे. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड डिमांड फंक्शंस, ये हमारे होते कौन कौन से हैं. देखो हमारे पास ना दो तरह के डिमांड के फंक्शंस होते हैं. एक होता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस, एक होता है मार्केट डिमांड फंक्शंस. इंडिविजुअलाइज जो मैं अपनी ही बात करती हूँ, एक पर्टिकुलर कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमर की बात करती हूँ, तो वहाँ पे मेरे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं. जैसे मैंने अभी भी आपको लॉ ऑफ डिमांड में समझाया, देयर आर सम फंक्शंस ऑफ डिमांड. तो वो जो फंक्शंस हैं हम यहीं पे सारे पढ़ेंगे, दैट इज पी एक्स, पी आर, वाई, टी एंड ई. हम ये सब लॉ ऑफ डिमांड में अभी देखकर आए हैं, लेकिन इसके बारे में अब डिस्क्रिप्शन से हम पढ़ेंगे कि क्या चेंज होता है, कैसे चेंज होता है और क्या होगा. सो मार्केट डिमांड फंक्शन, जब होल ओवर द मार्केट, पूरी पॉपुलेशन, पूरी कंट्री की पॉपुलेशन की बात करेंगे, उन पे भी कुछ पॉइंट ऑफ आते हैं कि जिससे आपको पता लगेगा कि डिमांड कैसे चेंज होगी या कैसे हो रही है, ये सारी बातें. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. जब मैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की बात करती हूँ तो मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात करती हूँ और उसकी डिमांड की बात करती हूँ. अ वेरी फर्स्ट वन, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी. देखो जब मैं अभी आपको समझाकर हटी हूँ कि लॉ ऑफ डिमांड भी हमें यही कहता है कि जब हम जो चीज़ खरीदने जा रहे हैं
उसी के प्राइसेस में चेंज आने से हमारी डिमांड में चेंज आएगा। वो लॉ ऑफ डिमांड कहता था कि भाई आपके जो खरीदने जा रहे हो उसमें चेंज आएगा। लेकिन अब अगर हम फंक्शंस की बात करें ना, तो हर फंक्शन में चेंज आने से आपकी डिमांड पे एक इफेक्ट आपको दिखाई देगा ही देगा। सबसे पहला ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये तो अभी अभी हम जान चुके हैं कि देखो मैं एक्टिवा खरीदने जा रही हूँ तो एक्टिवा के प्राइसेस में चेंज आएगा तो उसकी डिमांड में चेंज आएगा। अदर थिंग आर नॉट रिलेटेड विद इट, तो बाकी सब में चेंज आने से मुझे फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ मैं फोकस कर रही हूँ ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी पे। सो लेट्स रीड इट। डिमांड फॉर द गुड्स इज गवर्न्ड बाय इट्स ओन प्राइस। कि अगर मैं डिमांड की बात करूं ना कि मेरी डिमांड चेंज हो रही है, तो भाई मेरे खुद जो मतलब जो प्रोडक्ट लेने जा रही हूँ उसके ही प्राइसेस में चेंज आने से हो रही है। अदर डिटर्मिनेंट्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स जो पी आर है या वाई है, टी है, ई है, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। दिस इज सेट बाय द ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। और चेंज इन ओन प्राइस ऑफ गुड्स causes an inverse relation in demand as well। ये अभी हम पढ़कर आए हैं और देखकर भी आए हैं कि भाई आपके ही प्रोडक्ट में अगर चेंज आएगा, जो भी आप खरीदने जा रहे हो, देन वहाँ पे जो रिलेशन होता है आपका प्राइस का डिमांड का, वो इन्वर्स होता है। सो आई ट्राई टू बी फिगर आउट विद दिस फॉर्म कि आप देखें यहाँ पे आपका जो मैंने पी और डी को यहाँ डिनोट करा है, पी इज अ प्राइस एंड डी इज डिमांड। जैसे ही प्राइस का एरो अप जा रहा है, प्राइस बढ़ रहे हैं, आपकी डिमांड का एरो डाउन जा रहा है, इट मीन डिमांड कम हो रही है। और जैसे ही आपके प्राइस का एरो कम गया, मतलब प्राइसेस कम हो गए, वहीं पे आपने डिमांड ज्यादा कर दी। सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशन, दोनों ही एरोज एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसका मतलब प्राइस और डिमांड के बीच में एक इनवर्स रिलेशन शोन हो रहा है। आपने जब एग्जाम में भी इनको लिखना है, डिमांड फंक्शंस को ट्राई टू बी राइट एग्जैक्टली ऐसे ही आप लिख कर आएँ, एक्सप्लेनेशन दें और साथ में इस फॉर्म ऑफ डायग्राम को भी बनाएं, जिससे ज़्यादा टीचर को क्लैरिफाई हो जाता है कि स्टूडेंट को काफ़ी हद तक सारी नॉलेज है इसके बारे में। सो दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ डिमांड। ये सारी हम अभी पिछली स्लाइड्स में भी बात पढ़ कर आए हैं। अगला हमारे पास बच्चे फंक्शन होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मैंने अभी आपको बताया था कि दो तरीके से रिलेटेड गुड्स को हम काउंटेबल करते हैं, वन इज सब्स्टिट्यूट एंड अदर वन इज अ कॉम्प्लीमेंट्री। आने वाली अगली स्लाइड्स में मैंने अच्छे से पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री होते क्या है। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये भी आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट ही खड़े रहते हैं। सो डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड नॉट ओनली इन इट्स ओन प्राइस बट ऑल्सो अपॉन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अ सब्स्टिट्यूट एंड द कॉम्प्लीमेंट्री। कि सिर्फ और सिर्फ ओन प्राइस के ऊपर ही डिमांड पे फर्क नहीं आता, बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें चेंजेस आने से आपके डिमांड में फर्क आपको दिखाई देता है। सबसे पहला अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो भाई डिमांड में अगर चेंज आ रहा है तो हो सकता है कि उसके साथ के जो गुड्स मार्केट में बिक रहे हों उसका कोई ना कोई असर उनके डिमांड पे भी पड़ रहा होगा। अब ये जो हम इफेक्ट देखेंगे ये दो तरह के गुड्स में देख पाएंगे, विच इज वन सब्स्टिट्यूट एंड अदर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे सब्स्टिट्यूट गुड्स की। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है? देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स को ना एक तरह से आप कॉम्पिटिटिव या कंपटीशन रिलेटेड गुड्स भी कह सकते हो, जिनके बीच में वन ऑफ कंपटीशन चलता रहता है। यहाँ पे ना मैंने एक डायग्राम लिया है कि जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। वन इज कोका कोला एंड अदर वन इज अ पेप्सी। दोनों के बीच में आप जानते हो दोनों कंपनीज आपस में राइवलरी है, दोनों की आपस में कॉम्पिटिशन चलता ही रहता है। अगर मैं ये बोलूं कि कोका कोला का प्राइस बढ़ गया, सोचो मैंने डिमांड करनी थी कोका कोला की, मुझे पसंद है कोका कोला और मैं कोका कोला पीना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं मार्केट में गई तो कोका कोला का प्राइस बढ़ा हुआ था। और अगर कोका कोला का प्राइस बढ़ा होगा तो मैं कहूँगी कि रहने दो, मैं कोका कोला नहीं पीती, प्याज ही तो बुझानी है, मैं पेप्सी पे चली जाती हूँ। सो अगर कोका कोला का प्राइस बढ़ जाता है तो वहीं पे डिमांड किसकी बढ़ जाएगी? पेप्सी की। हालांकि पेप्सी के प्राइस में कोई चेंज नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड बढ़ गई। ये क्या है? दिस इज अ वन ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो एक दूसरे के प्राइसेस पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर जाते हैं कि अगर कोका कोला का प्राइस बढ़ गया तो पेप्सी की डिमांड ज़्यादा हो गई, और अगर कोका कोला का प्राइस कम हो गया तो पेप्सी वाले लोग भी कोका कोला लेना शुरू कर देंगे। सो एक दूसरे के प्राइसेस पे आपकी खुद की डिमांड भी टिकी है। दिस इज कॉल्ड एज अ वन ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि आपकी पेप्सी की डिमांड कोका कोला के प्राइसेस पर भी टिकी हो सकती है, सिर्फ अपने ही प्राइसेस पर नहीं टिकी हो सकती। सो दिस इज वन ऑफ रिलेटेड गुड्स रिलेशन।
अब आप यहाँ पे ना एक गौर से एक बात देखें कि अगर कोका कोला का प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रही है किसकी? पेप्सी की। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है। अगर प्राइस राइज हो रहा है कोका कोला का, डिमांड भी राइज हो रही है किसकी? पेप्सी की। सो देयर इज अ वन ऑफ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, और दोनों के ही एरोज आपके अपवर्ड पोर्शन में जाएंगे। प्राइस का भी अपवर्ड पोर्शन में जाएगा और डिमांड का भी आपका अपवर्ड पोर्शन में जाएगा। तो आपने जब भी इसका लिख कर आना है पॉइंट, तो आपने बोल्डिंग पर लिखना है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स व्हाइल प्राइस एंड डिमांड. Now I'll talk about substitute goods are those goods which can be substituted for each other, such as tea and coffee, Pepsi and Coke. Demand for the Coke is related to the price of the Pepsi. If the price of the Pepsi raised, people may shift to the Coke or vice versa. कि जिसका भी प्राइस बढ़ जाएगा लोग दूसरे की डिमांड को ज़्यादा कर देंगे और उसके डिमांड को कम कर देंगे. Other words, in case of substitute, the quantity demanded of one goods is positively related to the price of the other one. If the one goods, for example, Pepsi increase, the demand for its substitute Coke will also increase. Contrary to it, if the price of the Pepsi decrease, the demand for its substitute Coke will also decrease. तो यहाँ पे आप क्या देख पाते हैं कि एक के प्राइसेस में चेंज आने से दूसरे कॉम्पिटिटिव के प्राइसेस में डिमांड में आपका चेंजेस आ रहे हैं. पेप्सी के खुद के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, जस्ट बिकॉज ऑफ कोका कोला का प्राइस चेंज हुआ तो उसकी डिमांड बढ़ गई. दिस इज अ रिलेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड अ रिलेटेड. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अभी जैसे हम सप्लीमेंट्री गुड्स का पढ़कर आए हैं कि सप्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं कि जिनके बीच में वन ऑफ कंपटीशन चलता रहता है. लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कंपटीशन नहीं कह सकते, पर हम ये कह सकते हैं कि एक गुड्स के बिना दूसरे गुड्स की कोई वैल्यूएशन ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर आपको ये कहती हूँ कि मैं मार्कर खरीदने के लिए जा रही हूँ बाज़ार में, और अगर मार्कर का रेट बढ़ा हुआ होगा तो मे बी मैं मार्कर ना परचेज करूँ, मैं वहाँ पे चॉक्स ले आऊँ. तो मैं मार्कर अगर नहीं लूँगी तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? इंक. तो मैं इंक भी क्यों परचेज करूँगी अगर मैंने मार्कर ही लेना बंद कर दिया? सो इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री का वन ऑफ इनवर्स रिलेशन होता है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. एक कमोडिटी का जब प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है. जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अगर मार्कर का प्राइस बढ़ा होगा तो मैं मार्कर को ना लेते हुए चॉक्स को लूँगी, और अगर मुझे मार्कर ही नहीं चाहिए तो फिर मुझे डिमांड ऑफ इंक क्यों चाहिए? उसका स्टॉक मैंने क्या करना है? तो मैं वहीं पे इंक की डिमांड कम कर दूंगी. अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया जिसके अंदर एज यू कैन सी कि एक ब्रेड्स हैं, बन्स हैं, और एक जगह हमारे पास सॉसेजेस हैं विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू इट. तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे कि अगर यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि डॉलर का रेट कम हो रहा है, कि अगर जो हमारे बन जो हम लेने जा रहे हैं उसका रेट अगर कम हो जाए तो हम जानते हैं कि जब रेट कम होता है तो डिमांड ज़्यादा होती है. दिस इज़ वन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है कि अगर आपका प्राइस कम होता है तो आप डिमांड ज़्यादा करते हो, और जितने ज़्यादा मैं बंस खरीदूंगी तो उतनी ज़्यादा डिमांड ऑफ सॉसेजेस की भी होगी, मुझे उतने ज़्यादा सॉसेजेस भी चाहिए. इट मीन्स देर इज़ अ वन ऑफ इनवर्स रिलेशन. एज यू कैन सी दोनों ही एरोज एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं कि अगर प्राइस ऑफ बन्स हमारे पास यहाँ कम होते हैं तो डिमांड ऑफ सॉसेजेस बढ़ जाती है, जस्ट बिकॉज की डिमांड ऑफ बन्स भी हमारी बढ़ जाती है. सो बी रिमेंबर वन थिंग कि कॉम्प्लीमेंट्री में आपका प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है और सप्लीमेंट्री में पॉजिटिव रिलेशन होता है. उस बात को बहुत बोल्डेड वे से प्लीज़ आप लिख कर आएँ कि आपके मैम को सिर्फ आपकी बोल्ड से ही पता लग जाए कि यू जस्ट नो द होल ऑफ कंसेप्ट. So just read it. Complementary goods are those goods which complete the demand for each other. एक दूसरे के बिना ये अधूरे रहते हैं. Like car and petrol. अगर हम कार परचेज कर रहे हैं तो पेट्रोल की खपत भी उतनी ज़्यादा होगी, परचेज उतनी ज़्यादा होगी. कार अगर नहीं लोग लेंगे, नहीं व्हीकल्स लेंगे ज़्यादा, तो वहीं पे पेट्रोल भी क्यों चाहिए? हम पेट्रोल घर में थोड़ी ना रखेंगे. अगर हमारे पास व्हीकल्स हैं तो हमें पेट्रोल चाहिए होगा. पेन एंड इंक, ये तो अभी मैं आपको बता कर आई हूँ. सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन और नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द डिमांड फॉर द फर्स्ट गुड एंड द प्राइस
of the second one, which happens to be a complementary to the first. If two goods are complements and the price of one increase, the demand for the other commodity will decline. कि अगर आपके एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, जैसे मैंने आपको यहाँ मार्कर का बताया था, तो मैं उसकी डिमांड नहीं करूंगी, और दूसरा जो इंक उसके साथ मुझे चाहिए मैं उसकी भी डिमांड नहीं करूंगी. कॉन्ट्रेरी टू इट, अगर उसका प्राइसेस हमारे कम हो जाते हैं तो मैं ज़्यादा मार्कर्स लेकर आती हूँ, तो मैं वहाँ पे डिमांड भी इंक की ज़्यादा कर दूंगी. सो दिस इज अ वन ऑफ वे और वन ऑफ थिंग कि हमारे प्राइस और डिमांड के बीच में यहाँ पे इनवर्स रिलेशन आपको दिखाई देता है इन अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सो द थर्ड पॉइंट इज इनकम ऑफ कंज्यूमर. अब हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे कि हमारी इनकम के साथ या इनकम में चेंजेस आने से हमारी डिमांड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या रिलेशन है इनकम और डिमांड का. सो लेट्स रीड इट. सबसे पहली लाइन ही हमें क्या बता रही है. सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड हिज गुड्स और अ डिमांड. कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती चली जाएगी हमारी डिमांड्स बढ़ती चली जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मेरी इनकम 20,000 है तो मेरी डिमांड भी लगभग उतनी ही है. अगर मेरी डिमांड ऑफ इनकम मेरी बढ़ जाती है 30 से 35,000 हो जाती है, तो वहीं पे मेरी डिमांड भी बढ़ जाएगी, मैं अपनी डिमांड्स भी बढ़ा दूंगी. अब आजकल के टाइम पीरियड में, कोविड के टाइम में, एज यू नो ऑल कि हमारी जो इनकम है वो कम हो चुकी है. 50% ऑफ सैलरी सबको मिल रही है, कि जहाँ पे जो लोग 20,000 लेते थे, 20,000 ऑफ लेते थे, उनको सिर्फ 10,000 ही मिल रहा है, 10,000 ही सैलरी मिल पा रही है. सो इट मीन्स उनकी डिमांड भी कम हो चुकी है. सो एज यू कैन सी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है या कम होती है, आपकी डिमांड भी उसी रिलेशन में एक पॉजिटिव फॉर्म में या तो बढ़ती है या कम होती है. अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम की हेल्प से बताने की कोशिश करी है कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ जाती है वैसे ही आपकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है इन नॉर्मल गुड्स. लेकिन कुछ ऐसे इंफीरियर गुड्स होते हैं जिसमें इनकम और इंफीरियर गुड्स के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन, एक इनवर्स रिलेशन चल रहा होता है. अब ये इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं ये हम सारी स्लाइड्स में पढ़ेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा समझ लें. इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है कि ऐसे गुड्स जब आप एक अच्छी खासी इनकम कमा रहे होते हो ना, तब आप उन प्रोडक्ट्स को लेना पसंद नहीं करते. जैसे कि मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी डालडा घी. डालडा घी एक ऐसा घी है कि जब आप रिचर लाइफ में चले जाते हो, जब आप अमीर हो जाते हो, पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, तो वहाँ पे आप डालडा घी लेना पसंद नहीं करोगे, चाहे उसके प्राइसेस कम हो. हालांकि हम ये पढ़कर आए कि प्राइस कम होने से डिमांड ज़्यादा होगी, लेकिन अगर आपकी इनकम अच्छी खासी है तो आप वहाँ पे डालडा घी नहीं लेते हो, आप वहाँ पे ऑलिव ऑयल लेते हो, आप यहाँ पे फॉर्चून्स लेते हो, सोयाबीन ऑयल्स लेते हो, तो वो सब लेते हो, डालडा कंज्यूम नहीं करते. तो सारे के सारे गुड्स ऐसे नहीं होते जिनमें हम ये बात कह पाए कि इनकम ज़्यादा हो गई तो मैंने लेना ज़्यादा कर दूंगी. वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कैटेगराइज वाले ही होंगे. अदरवाइज जो इन्फीरियर क्वालिटी के होंगे या इन्फीरियर प्रोडक्ट्स होंगे, जब मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं उनको लेना पसंद नहीं करूंगी और उन पर मेरी डिमांड कम हो जाएगी. तो दो तरह के रिलेशन, अ डायरेक्ट रिलेशन और पॉजिटिव रिलेशन विद नॉर्मल गुड्स, एंड द इनवर्स रिलेशन एंड नेगेटिव रिलेशन विद इन्फीरियर वन. सो लेट्स रीड इट. In other words, an increase in income would cause an increase in demand. कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी डिमांड बढ़ी. Relation between income of consumer and demand for commodity is discussed with the three forms. Normal goods, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि नॉर्मल में तो एक पॉजिटिव रिलेशन ही चलता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है हमारी डिमांड भी बढ़ती जाती है. इन्फीरियर में मैंने आपको डालडा की यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, हम आगे इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे. नेसेसिटीज ऑफ फॉर द लाइफ एंड इनएक्सपेंसिव गुड्स. तो ये सारी के सारे हम आगे पॉइंट्स को पढ़ेंगे. सो लेट्स रीड इट. अ वेरी फर्स्ट वन इज नॉर्मल गुड्स. नॉर्मल गुड्स का मतलब क्या हुआ कि जिनका एक पॉजिटिव रिलेशन रहेगा इनकम के साथ. जैसे इनकम बढ़ेगी मैं इनको लेना ज़्यादा कंज्यूम कर दूंगी, इनकम कम होगी तो मैं इनको कम लूंगी. यहाँ पे हम देसी घी की एग्जाम्पल ले सकते हैं.
देसी घी ऐसा है कि अगर इनकम ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, 500 ग्राम से 1 kg कर देंगे या उससे भी ज़्यादा ऑफ कर देंगे. सो नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स डिमांड फॉर विच टेंड्स टू इंक्रीज अ फॉलोइंग इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम एंड टेंड टू डिक्रीज इन हिज इनकम. So there is a positive relation of between consumers' incomes and the quantity demanded. अब inferior का relation तो मैंने आपको बताया ही है कि जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप इनकी डिमांड को है वो कम कर देंगे. डालडा की एग्जांपल आपको दिया, हम बाजरा की भी ले सकते हैं. और एक टोटा चावल आता है, अ वन ऑफ लो क्वालिटी ऑफ राइस, कि वो आप जब आपके पास इनकम कम होती है तब आप उसे लेना पसंद करते हैं बिकॉज वो सस्ता मिल जाता है. लेकिन जैसे ही आपकी इनकम ज़्यादा होती है यू जस्ट वांट टू परचेज और लाइक टू परचेज बासमती रिगार्डेबल टू बी परचेजिंग द टोटा चावल विच इज़ लो क्वालिटी ऑफ राइस. तो वहाँ पे आप हायर क्वालिटी लेंगे. इन्फीरियर का मतलब ही कौन सा हुआ, वी कैन से कि ऐसी क्वांटिटी और ऐसी कमोडिटी जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तब आप उसे लेना पसंद नहीं करते. सो इन्फीरियर गुड्स आर दोज द डिमांड फॉर विच टेंड्स टू डिक्लाइन अ फॉलोइंग अ राइज इन कंज्यूमर्स इनकम and tend to increase a following of falls in his income. So there is a one of inverse relation between both of them. Now necessities of life and inexpensive goods. In case of such goods, a salt and a matchbox, for example, the demands remains almost constant irrespective of the level of income. देखो salt क्या है, नमक एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसके बिना हर चीज़ अधूरी है. चाहे आप अमीर हो जाओ, चाहे आप गरीब हो जाओ, चाहे इनकम ज़्यादा हो या कम हो, सॉल्ट तो हम जितना लेकर आते हैं उतना ही लेकर आएंगे. अगर मेरे पास पैसे ज़्यादा आ गए इसका मतलब ये तो नहीं मैं अंदर सॉल्ट का स्टॉक ही रख दूं, ऐसा भी नहीं होगा. जितना कंज्यूम करती हूँ उतना ही लाऊंगी. और अगर इनकम नहीं भी होगी तो सॉल्ट तो आप नॉर्मली ही उतना लेकर आते हो क्योंकि इतना महंगा भी नहीं आता. इट्स इनएक्सपेंसिव वन, इतनी हायर लेवल ऑफ में ये नहीं जाता बिकॉज ये नेसेसिटी ऑफ लाइफ है. इसके ऊपर गवर्नमेंट भी ज़्यादा टैक्सेस या ज़्यादा हायर रेट्स नहीं लेते. तो आप इनको नॉर्मल कंजप्शन में ही लेकर आते हो. लाइक इसकी डिमांड कांस्टेंट रहती है, इनकम के चेंज आने से इसकी डिमांड पे कोई भी फर्क आपका नहीं आता. सो दीज आर द नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ और इनएक्सपेंसिव गुड्स. अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. अब हमारे टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मुझे डिमांड करनी है या नहीं करनी है. हमने ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी रिलेटेड भी कर लिया, इनकम भी कर लिया. फोर्थ इज अ टेस्ट एंड प्रेफरेंस. सो नाउ लेट्स रीड इट. द डिमांड फॉर एनी गुड्स एंड द सर्विस डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल टेस्ट एंड प्रेफरेंस. मेरे टेस्ट पे डिपेंड करता है कि मैं डिमांड करूँगी या नहीं करूँगी. अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल मैगी और yippee की भी ले सकते हैं. कुछ लोगों को मैगी पसंद है और कुछ लोगों को yippee नूडल्स पसंद होते हैं. तो जिनको मैगी पसंद है वो मैगी की कंजप्शन ज़्यादा करेंगे और इनको yippee नूडल्स पसंद है वो yippee नूडल्स की तरफ जाएंगे और मैगी की कंजप्शन नहीं करेंगे. सो ये फेवरेबल और नॉन फेवरेबल की कंडीशन में ही चलते हैं. दे इंक्लूड अ फैशन, हैबिट, कस्टम्स एक्सेट्रा. Taste and preference of the consumer are influenced by advertisement, change in fashion, climate, new inventions, etc. Other things being equal. अब यहाँ पे ना हम बात कर सकते हैं कि गर्मियों में हम कॉटन लेना पसंद करते हैं लेकिन सर्दियों में वूलन. सो इट मीन्स कि आपके ना क्लाइमेट पर भी डिपेंड कर रहा है कि आपको क्या कंजप्शन करनी है या नहीं करनी है. सिर्फ उसके प्राइस पर ही नहीं करेगा. अगर गर्मियों में वूलन सस्ता हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वूलन के प्राइस कम होने पे मैं उसकी डिमांड ज़्यादा कर दूंगी. मौसम ही नहीं है, क्लाइमेट ही नहीं है तो मैं वूलन लूँगी नहीं, चाहे जितना मर्जी उसका प्राइस कम हुआ हो. तो वहाँ पे आपका लॉ यहाँ पे फिट नहीं हो रहा. तो यहाँ पे क्या फिट होता है, द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कि जहाँ आपका टेस्ट और प्रेफरेंस आपको बताएगा कि आपने क्या लेना है और क्या नहीं लेना है. सो द डिमांड फॉर दोज गुड्स इंक्रीज फॉर विच कंज्यूमर डेवलप्स अ टेस्ट एंड प्रेफरेंस. Contrary to it, an unfavorable change in consumer preference and taste for the product will cause a demand to decrease. अगर मुझे वो नहीं पसंद तो मैं नहीं लूँगी और अगर मुझे पसंद आ रहा है, मेरे टेस्ट का है, तो मैं उसे कंज्यूम करूँगी. लाइक यहाँ पे ना हमारे पास एक एग्जांपल है. देखो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर आपको शोन करी है जिसके अंदर कोलगेट और सिरेस्ट का दे रखा है वन ऑफ एग्जाम्पल. अभी प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा. एज यू कैन सी प्राइस उतना ही है, $1.50 $1.50.
कि प्राइस उतना ही है, उसमें चेंजेस नहीं आ रही। चेंज किस में आएगा? मेरे टेस्ट पे। अगर मुझे कोलगेट ज़्यादा पसंद है तो मैं कोलगेट की डिमांड करूंगी, अगर सीरेस्ट मुझे पसंद है तो मैं सीरेस्ट की जो डिमांड करूंगी। सो टोटली डिपेंड अपॉन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। प्राइस का कोई लेना देना इसके अंदर नहीं होता। नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्टेशन। सो फिफ्थ पॉइंट हमारा एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन किस चीज की? आने वाले फ्यूचर की, नियरेबल फ्यूचर की। अब यहाँ पे ना हम एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को गोल्ड खरीदना है, सोना खरीदना है, और मुझे अगर सोना खरीदना है तो मैं सोने के रेट पता करूंगी कि कल को क्या होगा। मैं पता करती हूँ कि अगर मुझे ऐसा पता लगे कि कल को सोने का रेट जो है वो ज़्यादा होने वाला है तो आज ही जाके मैं गोल्ड ज़्यादा खरीद लाऊंगी। और अगर कल को ये बताए कि सोने का रेट कम होने वाला है तो आज मैं उसकी डिमांड कम कर दूंगी और बोलूंगी यार मैं कल खरीद कर लाऊंगी, आज नहीं लाना, क्योंकि कल रेट कम होंगे तो कल ही खरीद कर लाएंगे, आज नहीं लाएंगे। सो इससे क्या पता लगता है कि कल के प्राइजेस में, आने वाले कल के प्राइजेस के कारण आपकी प्रेजेंट की डिमांड पे फर्क पड़ रहा है। अगर आने वाले कल का प्राइस ज्यादा है तो आज आप डिमांड ज्यादा कर देंगे, क्योंकि कल प्राइस बढ़ जाएंगे तो आज ही ब्लॉक में खरीद लो। और अगर कल प्राइस कम हो जाएंगे तो आज छोड़ो, कल खरीद देंगे। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन विच इज शोन बाय द एरोज हियर कि अगर फ्यूचर का प्राइस ज़्यादा है तो प्रेजेंट की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, फ्यूचर का प्राइस कम है तो प्रेजेंट की डिमांड हम कम कर देंगे और कल खरीदेंगे, ऐसा बोलकर आज नहीं लेंगे। सो चेंज इन कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन अबाउट सच थिंग्स एज प्रोडक्ट प्राइजेस, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड फ्यूचर इनकम इज अनदर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड. There is generally a direct relation between the expectations of rise or falls in and a demand for the commodity. आपकी इनकम और प्राइस के बीच का जो भी आप कल के बारे में सोच रहे हो कि कल का ज़्यादा होगा या कम होगा, आज की डिमांड पे उसका पॉजिटिव रिलेशन ही आपको दिखाई देगा। आपको लगता है कि कल को प्राइस ज़्यादा होने वाले हैं तो आज आप डिमांड ज़्यादा कर दोगे, और कल प्राइस कम होने वाले हैं तो आप आज की डिमांड कम कर दोगे और कल पे छोड़ दो। अब हमारे पास ना नेक्स्ट पॉइंट आता है साइज एंड कंजप्शन ऑफ पॉपुलेशन। आपको अगर याद हो तो हमने पहले एक फ्लो चार्ट में देखा था, कुछ इंडिविजुअल के होते हैं, कुछ मार्केट के भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं। तो ये दो आखिरी के हमारे जो है वो मार्केट डिमांड के ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे साइज एंड कंजप्शन ऑफ पॉपुलेशन। तो ना नॉर्मल सी एग्जांपल है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, अगर पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम होगी। जैसे कि पहले पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इतने ज़्यादा नहीं चाहिए थे, उनकी डिमांड नॉर्मल थी। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट भी हमें उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए हो जाते हैं। सो देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, और अगर पॉपुलेशन कम होती है तो डिमांड भी कम ही होती है। सो कंजप्शन रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, एडल्ट्स, मेल्स, फीमेल्स एक्सेट्रा in the population when the consumption changes. For example, when the number of female exceeds that of males, then there will be a more demand for goods required by the women. अभी यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं ये बोलूँ कि वुमेन्स ज़्यादा हैं तो वुमेन्स के रिलेटिवली डिमांड ज़्यादा होगी, उन्हीं के प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकेंगे, और अगर मेल्स ज़्यादा हैं तो मेल्स के प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे और वुमेन्स के उतने नहीं बिकेंगे। सो इट्स डिपेंड अपॉन पॉपुलेशन कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बिकने वाला है, कितना ज़्यादा होने वाला है। सिंपल सी बात है, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है तो उस चीज़ की डिमांड भी आपकी। सेकेंड पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन होती है। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा दोनों सेक्शन ऑफ सोसाइटीज, रिचर एंड पुअर को कितना इनकम दिया जाएगा, कितना नहीं दिया जाएगा, डिपेंड अपॉन इट कि हमारी डिमांड ना इस लेवल पे भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल आप इसे पढ़ें, मार्केट डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन सोसाइटी। इफ देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ कंट्री, there will be a more demand for luxury goods like LED, automatic machines and web cameras. कि अगर अनइक्वल वे से किया जाता है, अमीरों को ज़्यादा पैसा दिया जाता है और गरीबों को इतना नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है रिचर और रिच हो जाएंगे और उनको कौन से प्रोडक्ट चाहिए, लग्जरी वाले, तो लग्जरी आइटम्स की ज़्यादा डिमांड होगी और वही बनेंगे। लेकिन अगर
ऑन द अदर हैंड इफ द इनकम इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं उनको भी एक अच्छी खासी ऑफ अमाउंट मिलेगी, लग्जरी आइटम्स ही नहीं बिकेंगी, इतनी ज़्यादा नहीं आएंगी, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, कंफर्ट जोन ऑफ लाइफ, वो वाले प्रोडक्ट्स आपके ज़्यादा बिकेंगे। तो इट मीन्स जहाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करेंगे तो लग्जरी गुड्स, और अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करेंगे तो वहाँ पे नेसेसिटीज ऑफ गुड। आई होप कि आपको ये सारी स्लाइड समझ आई हो। जब आपने एग्जाम्स में इन सब पोर्शन को लिखना है तो जैसे मैंने एरोज बनाकर आपको डिस्क्राइब करा है, प्लीज़ आप पेपर में भी ऐसे ही लिख कर आएँ, इससे आपके नंबर और भी ज़्यादा अच्छे आएंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इसे आप शेयर करेंगे उतनी नीडी स्टूडेंट्स को ये मिल पाएंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं कि आपको इसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.